नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 19 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर की आप नोट्स बना सके, इसके लिए जो है आपको करंट अफेयर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, वहां से डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आप डेली जो है अपना डेली करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। और दोस्तों, कोशिश करिए किसी भी सेशन को मिस मत करिए, डेली जो है करंट अफेयर की क्लास को फॉलो करिए। मॉर्निंग में 7 बजे आपकी क्लास चलती है, तो ये करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया, ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, वीडियो को शेयर करते चलिए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद। हैदराबाद में जो है पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, ये 15 से लेकर के 18 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया। ये महत्वपूर्ण जो आयोजन है दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया, तो ये प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए पौधों की सुरक्षा को आगे बढ़ाने में 50 वर्षों की जो समृद्ध विरासत वाली ये संस्था है दोस्तों। कौन सी दोस्तों, ये प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय यहाँ पे जो है राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये क्या करता है, प्लांट की सुरक्षा को आगे बढ़ाता है। ठीक है, सम्मेलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो जो पादप स्वास्थ्य प्रबंधन के क्षेत्र में जो इनोवेशन यानी कि जो नवाचार है, जो स्थिरता है, उसको बढ़ावा देने में वैश्विक सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पे पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य, तो पादप स्वास्थ्य प्रबंधन से संबंधित अनुसंधान और उद्यमिता के क्षेत्र में नवाचार और स्थिरता में वैश्विक अवसरों का पता लगाना और उनका लाभ उठाना है। वही बात करें प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसकी जो है दोस्तों स्थापना 1972 में किया गया था और 2022 में इसने अपना जो है 50वां स्थापना दिवस मनाया। इस एसोसिएशन की बात करें दोस्तों तो ये पौधों की सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका ये संस्था निभाती है। और 2022 में इसने अपने 25वां जो यहाँ पे 50वां जो वर्षगांठ मनाया। और ये जो पादप स्वास्थ्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है दोस्तों, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों मोर्चे पर पादप स्वास्थ्य प्रबंधनों की उन्नति के लिए जो है इसके स्थायी प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में ये खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये संस्था आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सी संस्था, तो ये प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1972 में किया गया था। और इसी के द्वारा इस सम्मेलन का, कौन से सम्मेलन का दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट पर जो सम्मेलन हुआ है ये हैदराबाद में हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च की गई चौथी पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान का क्या नाम है। तो यहाँ पे हाल ही में जो है भारतीय नौसेना के द्वारा चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान का जो है लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है दोस्तों। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, अमीनी नाम है इसका। ठीक है, यहाँ पे भारतीय नौसेना के लिए, ठीक है, मेसर्स GRSE, ठीक है, यहाँ पे नाम क्या है, यहाँ पे मेसर्स GRSE द्वारा बनाई जा रही, ठीक है, यहाँ पे 8x AW यहाँ पे ASW शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना में चौथे जहाज जिसका नाम है अमीनी, उसको जो है, ठीक है, मेसर्स LNT कठपुतली यहाँ पे कठपुली में जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो LNT, ठीक है, यहाँ पे मेसर्स LNT, ठीक है, कल यहाँ पे कठपुली में इसको लॉन्च किया गया। इस समारोह की जो अध्यक्षता की गई वो किया गया, जो प्रमुख वाइस एडमिरल है संदीप नेथानी के द्वारा इस समारोह की जो अध्यक्षता की गई। ये जो कि केरल में यह स्थान है, तो कोची से यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा एक द्वीप है। ठीक है, कोची से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में स्थित एक द्वीप है लक्षद्वीप में, ठीक है, जिसका नाम है अमीनी द्वीप। और अमीनी द्वीप को, ठीक है, रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए इस जहाज का नाम उसी द्वीप पे रखा गया। क्या नाम रखा गया, अमीनी रखा गया। ठीक है, तो ये 8 जो है ASW, ठीक है,
SWC जहाजों के निर्माण के अनुबंध पर 29 अप्रैल 2019 की बात है दोस्तों। रक्षा मंत्रालय और यहाँ पे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के बीच में क्या किया गया था, अनुबंध किया गया था, एक हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, तो इस श्रेणी के जहाजों को निर्माण, कितनी जो है जहाजों को, 8 जहाजों को निर्माण करना था। ठीक है, यहाँ पे अर्नाला श्रेणी के जहाज जो है भारतीय नौसेना के सेवारत अभय श्रेणी के ASW कार्वेट की जगह लेंगे। इन्हें तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियानों के साथ साथ कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन और खदान बिछाने के संचालन के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है ASW शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना में चौथे जहाज को जो है लॉन्च किया गया, जिसका नाम है अमीनी। और अमीनी नाम क्यों रखा गया, तो यहाँ पे एक लक्षद्वीप में एक रणनीतिक समुद्री महत्व का द्वीप है जिसका नाम है अमीनी द्वीप। उसी द्वीप के महत्व को दर्शाने के लिए इस जहाज का नाम अमीनी रखा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि AIFF फीफा अकादमी का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा। तो किस शहर में किया जाएगा दोस्तों ये, ठीक है, AIFF, ठीक है, AIFF फीफा अकादमी का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया जाएगा, ये किया जाएगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। ठीक है, यहाँ पे महान फुटबॉल कोच हैं, यहाँ पे नाम है जिनका आर्सेन वेंगर। इन्होंने ये देखिए 21 नवंबर को जो भुवनेश्वर में वैश्विक फुटबॉल संस्था फीफा की प्रतिभा विकास योजना के तहत शुरू की जाने वाली अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ फीफा अकादमी का उद्घाटन करेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वैश्विक फुटबॉल संस्था की, ठीक है, यहाँ पे जो है फुटबॉल कोच है दोस्तों आर्सेन वेंगर, उनके द्वारा इस संस्था, इस फीफा अकादमी का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, कहाँ किया जाएगा दोस्तों, तो ये भुवनेश्वर में किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फीफा के वैश्विक फुटबॉल विकास कार्यक्रम प्रमुख जो है यहाँ पे वेंगर की बात करें दोस्तों, तो ये 19 से लेकर के 23 नवंबर तक भारत में रहेंगे। भारतीय फुटबॉल में युवा विकास से जुड़ी संस्थाओं के अलावा इंडियन सुपर लीग, आई लीग क्लबों से मुलाकात ये करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें वेंगर, तो इन्होंने 1996 से लेकर के 2018 तक, ठीक है, ये आर्सेनल के प्रबंधक रहे हैं। उनके कार्यक्रम में देखा जाए इनके कार्यक्रम में क्लब ने 3 प्रीमियम लीग खिताब जीते हैं, 7 FA खिताब जीते हैं। ठीक है, और इस दौरान इन्होंने 49 मैचों में जो है इन्होंने ये विजेता भी रहे हैं। यहाँ पे फीफा की प्रतिभा विकास योजना का उद्देश्य क्या है, दुनिया भर के जो सदस्य संघों के साथ सहयोग करके उनकी राष्ट्रीय टीमों में जगह के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा भुवनेश्वर में जो है ये वैश्विक फुटबॉल संस्था का जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ फीफा अकादमी का उद्घाटन किया जाएगा। तो यहाँ पे फुटबॉल कोच है जिनका नाम है आर्सेन वेंगर, उनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों की प्रायोगिक तौर पर कितने राज्यों में PM किसान भाई योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, तो PM किसान भाई योजना कितने राज्यों में प्रायोगिक तौर पे भी शुरू किया जाएगा दोस्तों एज अ प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा 7 राज्यों में। ठीक है, 7 राज्यों में जो है प्रधानमंत्री किसान भाई योजना की शुरुआत किया जाएगा। तभी हाल ही में जो है सरकार के द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई है, घोषणा किया गया जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान भाई योजना। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों किसान भाई योजना का, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान भंडारण इनिशिएटिव योजना इसका फुल फॉर्म है। योजना के शुरू होते ही देखा जाए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस योजना को बेसिकली देखिए किन्हीं कारणों से शुरू किया गया। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, किसान कटाई के बाद देखा जाए उनके पास स्टोर जो है करने की कोई जगह नहीं रहती, जिस कारण से कटाई के तुरंत बाद वो मजबूर हो जाते हैं, ठीक है, फसलों को बेचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कम से कम अपनी फसल 3 महीने तक जो है रख सके, इसी उद्देश्य के लिए। चूंकि ध्यान रखिएगा होता क्या है, इनके पास स्टोरेज की क्षमता नहीं होती, स्टोर नहीं कर पाते हैं ये अपने अनाज को कटाई के बाद। तो चूंकि स्टोर नहीं कर पाते तो मजबूर होते हैं कम दामों में ही क्या करना, कम दामों में ही अपने फसलों को क्या करना ना, बेच देना। अब ये जिस व्यापारी को बेचते हैं उस व्यापारी के पास स्टोरेज रहता है दोस्तों, तो वो क्या करता है, इनको स्टोर कर लेता है, और जब 2-3 महीने के बाद जब सीजन आता है, सीजन खत्म हो जाता है, तो क्या करता है, दुगने या तिगने दामों पर इन जो है अनाजों को बेचता है। तो इससे इन व्यापारियों को फायदा हो जाता है, ठीक है, और किसानों को घाटा होता है क्योंकि इनके पास स्टोरेज क्षमता नहीं होती। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री किसान भाई योजना जो है ये किसानों को, ठीक है, 3 महीने तक, ठीक है, 3 महीने तक भंडारण करने की क्षमता देगा कम से कम कटाई के बाद। इस दौरान जैसे ही मार्केट में जो है, जैसे ही अब ये स्टोर कर सकेंगे, अब जैसे ही मार्केट में अच्छा रेट मिलेगा, किसान क्या करेंगे, अपने उपज को बेच देंगे। ठीक है,
अभी क्या व्यवस्था है, जैसा कि अभी आपको बताया, किसान जो है फसल कटाई के तुरंत बाद मजबूर होते हैं क्योंकि उनके पास स्टोरेज क्षमता नहीं होती है। व्यापारी क्या करते हैं, किसानों से ठीक है क्या करते हैं, खरीद लेते हैं और वो स्टॉक में रख लेते हैं और फिर क्या करते हैं, जब ऑफ सीजन आता है तो मोटी रकम दुगनी तिगुनी दामों पर उन अनाजों को बेच करके अच्छा खासा जो है फायदा मुनाफा कमा लेते हैं। इससे महंगाई भी बढ़ जाती है। तो एक तरीके से छोटे और किसान जो सीमांत किसान है वो अपनी गोदाम वो क्या कर सकते हैं, वो गोदामों में स्टॉक को नहीं रख पाते, जिस कारण से वो बहुत कम दामों में अपने जो है फसलों को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। साथ ही साथ उनको जो है बेहतर कीमत मिलने पर ठीक है, मिलने के लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास स्टोरेज नहीं है। अब क्या है, अब फसल कटाई के तुरंत बाद वो व्यापारी जो है अधिकांश किसान जो छोटे किसानों से औने पौने दाम पर वो उपज खरीद लेते हैं। ठीक है, ऐसे में किसानों की लागत का मुकाबला, अच्छा मुनाफा नहीं हो पाता लागत के मुकाबले। तो छोटे से अब क्या होगा इसके तहत, तो छोटे और जो सीमांत किसान है दोस्तों, उन्हें गोदाम में फसल स्टॉक रखने के लिए हर महीने क्या किया जाएगा, 4 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ठीक है प्रधानमंत्री किसान भाई योजना के तहत सब्सिडी जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और ये योजना प्रायोगिक तौर पर अभी 7 राज्यों में शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। ये राज्य कौन कौन से, तो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश है, असम है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और तमिलनाडु। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रायोगिक तौर पे प्रधानमंत्री किसान भाई योजना की शुरुआत किया गया। उत्तर प्रदेश में भी इस योजना का जो है प्रायोगिक तौर पे शुरुआत की गई। ठीक है, ये योजना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित यहाँ पे सिफ्थोर फल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिपकर्थोन फल को जो है कौन सा जो है जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है ये फल दोस्तों, सिपकर्थोन। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लद्दाख। ठीक है, लद्दाख से संबंधित है ये। आइए दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आप फल देख रहे हैं ठीक है, जिसका नाम है दोस्तों सिपकर्थोन फल और ये लद्दाख में पाया जाता है और इसको हाल ही में भी जीआई टैग दिया गया। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको प्रदान किया गया। इससे पहले भी 3 अन्य पदार्थों को भी जो है जो कि लद्दाख से संबंधित है उन्हें जीआई टैग दिया गया था, जैसे कि लद्दाख पश्मीना, खुबानी और लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी को भी जीआई टैग दिया गया था। इस तरीके से देखा जाए टोटल जो है 4 आइटम है जिनको जो है जीआई टैग दिया गया है जो कि लद्दाख से संबंधित है। इस फल के बारे में बात करें दोस्तों, सिपकर्थोन फल के बारे में, तो ये लेह बेरी या फिर लद्दाखी गोल्ड के भी नाम से इसे जाना जाता है। इस फल को खाने से देखिए व्यक्ति में कौन कौन सी बहुत ही एक तरीके से ये अच्छा फल होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों से राहत दिलाता है। यहाँ पे सिपकर्थोन फल में देखिए क्या क्या पाया जाता है, इसमें पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस भी पाया जाता है। इसके अलावा देखिए ये विटामिन का भरपूर स्रोत इसमें पाया जाता है। बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जैसे B1, B2, B6, सी के विटामिन सी भी पाया जाता है, विटामिन ई जिसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिपकर्थोन जो कि फल है यहाँ पे लद्दाख का, उसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य जीआई टैग जो हाल फिलहाल में चर्चा में थे, ठीक है, जिन्हें जो है भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंदमान हल्दी है जो कि किससे रिलेटेड है दोस्तों, उड़ीसा से संबंधित है। वहीं पे बात करें रसगुल्ला, ये भी उड़ीसा का है। ठीक है, यहाँ पे बात करें दोस्तों कोडाई कनाल मलाई पुंडू की बात करें तो तमिलनाडु है जिसे जीआई टैग दिया गया, कृषि से संबंधित है। पादम हस्तशिल्प है दोस्तों, मिजोरम का है ये। यहाँ पे अगला जो है मिजोरम का एक अन्य प्रोडक्ट है दोस्तों, 2 प्रोडक्ट है जिसका हम बात करें तो यहाँ पे गोते खेरोहो और यहाँ पे हमाराम जो कि मिजोरम का इसे जीआई टैग दिया गया। तमिलनाडु का एक अन्य यहाँ पे प्रोडक्ट है दोस्तों पलानी पंचमृथम है। मिजोरम का देखिए कितने सारे प्रोडक्ट है, यहाँ पे बात करें यहाँ पे तो कौन कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे तरहो पुआम है और मिजो पुआनचेई है। ठीक है, कर्नाटक की बात करें तो गुलबर्गा तूर दाल है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया। वहीं अगला है केरल का दोस्तों तिरुपान का पत्ता है, ठीक है, जिसे तिरुवेट्टिला कहा जाता है। कोला मिर्च है दोस्तों गोवा की है। यहीं पे अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ईडू मिस्मी टेक्सटाइल है जिससे जो है जीआई टैग दिया गया है। डिंडुगुल ताले हैं जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। कड़ांगी साड़ी तमिलनाडु से संबंधित है। श्रीविल्लिपुतूर पलकोवा जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। काजी नेमू ये भी असम से संबंधित है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि पहला कौन सा प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया था और किस वर्ष किया गया था। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ
बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 17 नवंबर को जो है अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस जो है मनाया गया। ठीक है, हर साल दोस्तों ध्यान रखिएगा, हर साल जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 17 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन में देखा जाए दोस्तों, क्यों 17 नवंबर, यहाँ पे 1939 की बात है, प्राग में, ठीक है, एक विश्वविद्यालय पे नाजी आक्रमण को चिन्हित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे नाजियों ने देखिए क्या किया था इस दिन, तो यहाँ पे 17 जो है, यहाँ पे कई जो है, माफ करिएगा, कई छात्रों को कैद कर लिया था और कई अन्य छात्रों को मार डाला गया था, उन्हें प्रताड़ित किया गया था। दुनिया भर में छात्रों के बीच जो है बहुसंस्कृतिवाद, विविधता और सहयोग के जश्न मनाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा, अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस, यहाँ पे विश्व छात्र दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, किसके यहाँ पे सम्मान में, तो 15 अक्टूबर को बात करें तो विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में भारत में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत में विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 17 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है और भारत में जो है 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। वहीं 17 नवंबर को एक दिवस और भी मनाया जाता है दोस्तों, जिसका नाम है, यहाँ पे राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को। तो मिर्गी जो डिजीज है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के अगर आंकड़ों, इस बीमारी के आंकड़ों की बात करें तो लगभग भारत में जो 10 मिलियन से अधिक लोग जो मिर्गी से पीड़ित हैं, और ये दुनिया भर के जो मरीजों का, लगभग जो मिर्गी मरीजों की संख्या का 20% है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसको प्रभावित करता है, मिर्गी देखा जाए यहाँ पे हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको ये प्रभावित करता है, जो मस्तिष्क में विद्युत गतिविधियों में असमानताओं का कारण बनता है। इससे क्या होता है, जो इससे पीड़ित होंगे उनके दौरे आते हैं, उनकी चेतनाओं को हानि होती, मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है। और अगर मिर्गी के इलाज की बात करें दोस्तों तो इसका कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन दवाओं और उन जो अन्य उपचारों से जो है इसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। मिर्गी दिवस मनाए जाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो लोगों में बहुत सारी मिर्गी को लेकर के भ्रांतियां, तो उसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, यानी कि इस रोग के लक्षणों को, इनके कारणों को, इनके उपचार के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए और इससे जुड़ी जो है सही राह पर, ठीक है, चलने की जानकारी देने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। जो भ्रांतियां उसको दूर करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। तो हर साल दोस्तों राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है, 17 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि यहाँ पे अदरिंग्स एंड बिलोंगिंग्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित समावेशन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पे, तो अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा भी हाल ही में समावेशन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने और इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 117वां स्थान है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बात करें जो संयुक्त राष्ट्र के अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, उसने अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट के, ठीक है, द्वारा जो है प्रकाशित समावेशन सूचकांक में, ठीक है, एक समावेशन सूचकांक जारी किया, जिसमें इस वर्ष जो है 129 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत का 129 देशों में, ठीक है, 117वां स्थान है। बात की जो पड़ोसी देश है जैसे कि बांग्लादेश और कुछ छोटे देश है यहाँ पे जैसे इजराइल जैसे देश जो है वो भी भारत से बेहतर स्थिति में है। ये सूचकांक जो है किन किन आधारों पे जो है शामिल किया गया, क्या क्या जो है आधार शामिल किए गए, किन किन उपायों का उपयोग करके, तो जाति के आधार पे, धर्म, लिंग, यौन अभिविन्यास, विकलांगता, समान जनसंख्या के संदर्भ में समावेशिता की जांच करने हेतु जो है समावेशिता की जांच का उपयोग करता है। ठीक है, और इस आधार पे यह सूचकांक जारी किया जाता है। अगर हम बात करें इस सूचकांक में जो है कौन सा राज्य है, कौन सा देश जो है पहले स्थान पे, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड जो है लगातार दूसरे वर्ष इस सूचकांक में, ठीक है, क्या है, पहले स्थान पे रहा है। तो यहाँ पे जो है कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में, ठीक है, इसके जो यहाँ पे अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। समावेशन सूचकांक 129 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत 117वें स्थान पे था। पहले स्थान पे कौन सा था देश दोस्तों, न्यूजीलैंड। इसी के साथ साथ देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंस के लिए। तो यहाँ पे WHO जो संस्था है दोस्तों उसके द्वारा, ठीक है, एक अध्ययन किया गया और उसने एक रिपोर्ट जारी किया कि नवंबर 2023 में अकेलेपन को क्या किया, इसने गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा बताया। तो देखिए आज के डेट में जो वैश्विक स्वास्थ्य खतरा है वो कुछ और नहीं बल्कि दोस्तों अकेलापन है। तो अकेलेपन को WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है और इस समस्या पर अंतरराष्ट्रीय आयोग को भी लॉन्च करने की घोषणा WHO ने किया है। ये आयोग का नेतृत्व जो किया जाएगा वो अमेरिकी सर्जन जनरल है जिनका नाम है डॉक्टर विवेक मूर्ति। उनके द्वारा इस आयोग का जो है
नेतृत्व किया जाएगा और ये आयोग जो है अगले 3 सालों तक इस पे कार्य करेगी और रिपोर्ट जो है किसको देगी, WHO को देगी। वैश्विक स्वास्थ्य संगठन के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे अकेलेपन का जो है मृत्यु प्रभाव 1 मिनट में, ठीक है, 15 सिगरेट पीने के बराबर है। यानी कि जिस तरीके से 1 मिनट में, ठीक है, यहाँ पे माफ करिए, 1 दिन में जो 15 सिगरेट हमारे शरीर पे प्रभाव डालती, ठीक उसी तरीके से अकेलापन भी जो है हमारे शरीर पे प्रभाव डालता है। सामाजिक अलगाव, यहाँ पे देखा जाए ये बताया गया इस रिपोर्ट में कि भाई सामाजिक अलगाव का शिकार लगभग हर 4 में से 1 व्यक्ति को बताया गया है। हर एक वृद्ध व्यक्ति, जो 4 में से 1 वृद्ध व्यक्ति जो है दुनिया में अकेलापन महसूस करता है। और अकेलापन में अपना असर तब दिखाया जब कोविड-19 महामारी ने आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को रोक दिया और अकेलेपन का स्तर बढ़ा दिया। तो कोविड-19 के बाद दोस्तों बहुत ज्यादा डिप्रेशन के भी केसेस आए हैं, ठीक है, लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन, स्पेशली जो बच्चे हैं, ये जो 7 से 8 साल के से लेकर के ये जो 18 से 19 साल के बीच के जो बच्चे, उनके बीच में डिप्रेशन का बहुत सारा केसेस आया है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो लोग आपस में काफी कटा महसूस, और कुछ तो सोशल मीडिया, मैं तो कहूंगी जो आजकल दिन भर लोग अपने परिवार में भी बैठने के बावजूद अपने लोगों के साथ नहीं बैठते हैं, वही मोबाइल लेकर के रील्स चला रहे होते हैं। तो आजकल इतना टेक्नोलॉजी भी लोगों को क्या कर दी है, लोगों से काट दी है, आइसोलेट कर दी है, और ये बहुत बड़ा कारण है दोस्तों अकेलापन। अकेलापन से ज्यादा तो कुछ मुझे लगता है सच में ये बहुत अपने आप में घातक बीमारी है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा ही घातक है। तो ये जो है WHO के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है। तो भाई भारतीय रेलवे जो है किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है IRCTC के द्वारा, ठीक है। IRCTC के द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है भारतीय रेलवे। तो यहाँ पे भारतीय रेलवे ने देखा जाए IRCTC के सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है। और यहाँ पे जो ये किसके तहत किया जा रहा है, तो देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है इसकी शुरुआत की जा रही है। ये ट्रेन दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि महाराष्ट्र में है, से चलेगी। और ये सर्कुलर मार्ग मुंबई, ठीक है, पुणे, सोलापुर, गुंतकल, रेनीगुट्टा, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, कोचुवेली जैसे प्रतिष्ठित स्थलों को कवर करेगी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं हो जाता, इंपॉर्टेंट है एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना। दोस्तों एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पे, जिस दिन हम एकता दिवस मनाते हैं, कब दोस्तों 31 अक्टूबर को ये जो है योजना शुरू किया गया था। किस वर्ष, 2015 को। तो 31 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना लॉन्च किया। किस अवसर पे दोस्तों, एकता दिवस के अवसर पे। और किसके जो है एकता दिवस हम किसकी जयंती के अवसर पे मनाते हैं, तो ठीक है, आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर। इस योजना का अगर हम देखें दोस्तों, उद्देश्य क्या है, किस देश योजना को शुरू किया गया था, तो हमारे देश के नागरिकों के बीच राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक जागरूकता पैदा करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करते हुए भारत की सांस्कृतिक जीवंतता का जश्न मनाने के लिए इस दिवस को शुरू किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो देश के विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध को प्रोत्साहित करना इस दिवस का उद्देश्य, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस योजना का उद्देश्य है। तो ये भारत गौरव ट्रेन जो है पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने के लिए भारतीय रेलवे ने IRCTC की शुरुआत किया। और ये किस पहल के लिए है, किस पहल को बढ़ावा देने के लिए, तो आप देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों की, भारतीय सेना और सीमा सड़क संगठन ने मिलकर किस राज्य में बेली ब्रिज पूरा किया है। तो बेली ब्रिज दोस्तों किस राज्य में पूरा किया गया, तो ये उत्तरी सिक्किम में, ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए है। तो भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के जवानों ने सीमा सड़क संगठन की सहायता से उत्तरी सिक्किम में चुंगथांग में तिस्ता नदी पर बेली ब्रिज का काम पूरा कर लिया, ठीक है। तो किस नदी पर ये बेली ब्रिज है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, बेली ब्रिज जो है ये उत्तर सिक्किम में है, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखिएगा यहाँ पे 3 अक्टूबर की बात है दोस्तों, वहां पे जो है उत्तरी सिक्किम में बाढ़ से प्रभावित ये जो है ये ब्रिज टूट गई थी, मुख्य भूमि से कट गई थी, जिसकी वजह से इस ब्रिज को जो है बनाने के बाद जो है उत्तरी सिक्किम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को फिर से मुख्य भूमि से जोड़ दिया गया है। 200 फीट का बेली ब्रिज अपने आप में एक इंजूरिंग चमत्कार है, क्योंकि ये सबसे लंबा है और सबसे भारी सिंगल स्पैन बेली ब्रिज है जिसे लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में बेली ब्रिज जो कि चर्चा में था वो किस नदी पे था, तिस्ता नदी पे, ये ध्यान रखिएगा। ये ब्रिज किस राज्य में है, तो जो है सिक्किम में है, ठीक है।
आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र माना गया है। तो पानी की कमी के मामले में किस क्षेत्र को सबसे खराब क्षेत्र माना गया है यूएन के रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया। करेक्ट आंसर इज बी है। तो हाल ही में एक संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी किया और इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर किसी भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर पानी की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करने वाले बच्चों की संख्या अधिक है। एक तो सबसे ज्यादा दक्षिण एशिया में जो है पानी की कमी की समस्या देखी जा रही है, उसमें भी इसका सामना करने वाले सबसे अधिक बच्चों की संख्या में इसी क्षेत्र को देखने को मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो दक्षिण एशिया में लगभग 18 से कम उम्र के जो बच्चे हैं, कितने बच्चे दोस्तों? 347 मिलियन जो बच्चे वो क्या है, उच्च या अत्यधिक पानी की कमी से प्रभावित है, जो कि वैश्विक क्षेत्रों में सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई कितने बच्चे जो है दक्षिण एशिया में पानी की कमी से प्रभावित है? तो 347 मिलियन बच्चे हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो किस क्षेत्र को पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र माना गया? तो दक्षिण एशिया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। दोस्तों हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि स्वर्ण आर्म के फ्लीट कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया, किसे किया गया? एडमिरल CR प्रवीण को किया गया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2023 के लिए अपना शब्द नामित किया, कौन सा शब्द दोस्तों? तो हेलोसिनेट किया है। वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित, ठीक है, यहाँ पे गढ़ सम्रांगिनी लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया है, किसे? तो ये प्रतिष्ठित गायक है सुरेश वाडेकर को जो है लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो यहाँ पे चुना गया है। जेप्टो के बाद, ठीक है ध्यान रखिएगा, जेप्टो के बाद भारतीय यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाला दूसरा स्टार्टअप बन गया, कौन सा स्टार्टअप दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा फिनटेक फर्म इनक्रीड 23, ठीक है, ये दूसरा स्टार्टअप हो गया है जो यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गया भारत का। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, किसे किया गया? तो भारतीय अमेरिकी हैं जिनका नाम है शकुंतला, ठीक है, शकुंतला एल भाया को किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, लोगों को शेयर करिएगा और दोस्तों इसी तरह सेशन से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों से जो है सेशन को शेयर करिए, लाइक्स और कमेंट बढ़ाइए, जो भी क्वेश्चन मैं आपको सेशन के दौरान पूछती हूँ उसका आंसर करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।